हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमने जो हमारा यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट किया था उसके हमने स्ट्रक्चर्स के बारे में देख चुके हैं। आज हम उसके फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि भैया ये यूकैरियोटिक सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अपन क्या क्या फंक्शंस है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, तो उसके फंक्शंस के बारे में आज हम उसमें देखने वाले हैं। तो क्या क्या है इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन। ओके, अगर जिसने पुराना क्लास नहीं देखा होगा प्लीज वो जाकर के देखिए, क्योंकि वही टॉपिक हमारा कंटिन्यू हो रहा है आगे पे। अगर आपने पुरानी चीजें नहीं देखी होगी तो अभी कैसे समझ में आएगा। तो बहुत सारे फंक्शन है, देखो मैं बता रहा हूं भैया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शन है, इतने सारे फंक्शन है इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबके सब जब आप हायर स्टडीज करोगे, मास्टर्स लेवल की जब भी स्टडी करोगे, तब जाके आप उसमें पढ़ोगे कि नहीं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, प्रोटीन्स, एक्टिवेटर्स, एंजाइम्स, बहुत सारी चीजें इस पर प्रेजेंट होती है और वहीं पर सारे काम होते हैं। तो क्या क्या हम कुछ बेसिक फंक्शंस देखने वाले हैं इसके। तो सबसे पहले जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसे होती है, परमिएबल होती है भैया। ऑस्मोसिस शो होता है वहां पर, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होता है, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, सेल एक्सक्रीशन, मैकेनिकल सपोर्ट, बायोजेनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनेल, देन द एब्जॉर्प्शन, सेल रिकॉग्निशन, कीमो रिसेप्शंस, हार्मोन रिसेप्टर, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, एंटीजन स्पेसिफिसिटी और ट्रांसमिशन, जैसे बहुत सारे फंक्शंस ये करते हैं। तो ये जो हमने यहां पर 16 फंक्शन की बात की है, हमको आज के क्लास में सिर्फ और सिर्फ ये फंक्शन देखना है। काफी इंपॉर्टेंट है भैया एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि ये पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो चलो अपन शुरू करते हैं, वन बाय वन सारे फंक्शंस देखते हैं। तो स्टार्ट कहां से करेंगे भैया, अपन परमिएबिलिटी से। कैसे स्टार्ट करेंगे, परमिएबिलिटी। देखो परमिएबिलिटी आपको पता है क्या होता है, जो हमारा हमने पढ़ा है, जो एक तो सेल वॉल होता है भैया, सेल वॉल तो फ्रीली परमिएबल, लेकिन जब आती है सेल मेम्ब्रेन की तो इसकी परमिएबिलिटी अलग अलग होती है, क्योंकि ये एक सिलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल जैसे एक्शन परफॉर्म होता है। ये हर मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देते, डिपेंड है वो जो सेल उस टाइम पे उसको क्या रिक्वायरमेंट है, वही चीज उस सेल के अंदर आ सकता है। ठीक है, तो परमिएबिलिटी का सिंपल मीनिंग क्या बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज थिन। कैसे होती है भैया, थिन होती है। इलास्टिक मेम्ब्रेन है सेल के अराउंड में, जो कि अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ स्मॉल आयन एंड मॉलिक्यूल ऑफ वेरियस सब्सटेंस टू पास थ्रू इट। भैया खुद से गुजर जाने के लिए, ठीक है, वो बहुत से मॉलिक्यूल्स को क्या करती है, अलाउ करती है। और ये फंक्शन को ही अपन क्या कहते हैं, परमिएबिलिटी। इसी फंक्शन को जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर कोई आ रहा है, मतलब वो क्या है, परमिएबल है। तो वही बताया गया है कि अकॉर्डिंग टू परमिएबिलिटी तीन टाइप्स के प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमको बताया गया है। एक बोला है कि इम्परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इम्परमिएबल, इम्परमिएबल यानी कि परमिएबल नहीं है, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल अंदर नहीं आ सकता एक्सेप्ट गैस। सो इट अलाउ नथिंग टू पास, भैया कुछ भी ये पास नहीं होने देगी ये मेम्ब्रेन एक्सेप्ट सिर्फ गैसेस को छोड़ करके। देन बात है सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो ये अलाउ ओनली वाटर बट नॉट सॉल्यूट पार्टिकल टू पास थ्रू इट। जब हम बात सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की करते हैं, सेमी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की करते हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल को अंदर आने देगी, कोई सॉल्यूट पार्टिकल को अंदर नहीं आने देगी। लेकिन जब बात होती है सिलेक्टिवली परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वो कुछ सिलेक्ट करती है, अलाउ करती है ओनली सिलेक्ट आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू देम, कि वो उससे गुजरने के लिए उनको क्या करती है भैया, हेल्प करती है, और सिर्फ उन्हीं को जाने देती है जिसके रिक्वायरमेंट है। अंदर अंदर सोडियम मॉलिक्यूल की जरूरत है, चलो सोडियम भैया जॉब। अंदर कैल्शियम की जरूरत है, पोटेशियम की जरूरत है, जिस मॉलिक्यूल की जरूरत है वो उस मॉलिक्यूल्स को अंदर क्या करती है, मूवमेंट शो कराती है। तो ये हो गया हमारा परमिएबिलिटी। तो मतलब हमने पहला हमारा काम पूरा कर लिया। दूसरा हमको बताया था ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस आप तो पढ़ते आ रहे हैं जमाने भर से, हमको सबको इसके बारे में पता है ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस भैया बस क्या होता है, जो वाटर होता है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, लेकिन कहां से, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूव करेंगे। जैसे कि अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो ये देखो, ये जो है ये सॉल्यूट है, ये क्या है, सॉल्यूट है, लेकिन वाटर मॉलिक्यूल यहां पे देखो कितने कम है और यहां पर कितने ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर क्या करेंगे,
मूव करेंगे। क्या करेंगे? मूव करेंगे। सो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को अपन क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट शो करता है उसको अपन क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस। एंट्री ऑफ वाटर इनटू द सेल इज कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। अगर वाटर अंदर आ रहा है, वाटर अंदर आ रहा है तो उसको अपन क्या कहते हैं? एंडोऑस्मोसिस। बाहर जा रहा है तो एक्सोस्मोसिस। ये बेसिक सी चीजें आप भैया 10+2 में पढ़ के आते हैं, ठीक है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ वाटर। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये वाटर के फ्रीली मूवमेंट को क्या करती है भैया? अलाउ करती है। क्लियर है यहां तक के? तो सेकंड ऑस्मोसिस। हम क्या देख रहे हैं? फंक्शन देख रहे हैं। फंक्शंस किसके? फंक्शंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में देख रहे हैं हम कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस किस चीजों में हेल्प कराती है। पहला हमने देख लिया भैया, सेकंड भी हमने देख लिया। पहला क्या देखा? परमिएबिलिटी, भाई वो परमिएबल है। सेकंड ऑस्मोसिस, ठीक है। देन थर्ड वन पैसिव ट्रांसपोर्ट और सिंपल डिफ्यूजन। तो हमने जो बोला ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस जो एक तरीका है वो क्या है भैया? एक पैसिव तरीका है। कैसा है? पैसिव, जहां पर एनर्जी नहीं लगती। तो ये भी हमको यही बता रहा है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि अगर कोई चीज ट्रांसपोर्ट हो रही है इधर से उधर तो उस ट्रांसपोर्ट पे कोई एनर्जी ना लगे, मतलब कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, कोई एटीपी खर्च नहीं हो रही, तब अपन उसे क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट। क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि जो डिफ्यूजन के थ्रू होता है, मतलब वही हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीजें अपने आप मूव करती है, वाटर तो खासकर। व्हेन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इसी को अपन क्या कहते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन। लेकिन अ फ्यू सब्सटेंस कैन डिफ्यूज डायरेक्टली थ्रू द लिपिड बाइलेयर। अब देखो जैसे कि क्या होता है ना कि हमने बोला कि ये लिपिड की बाइलेयर है, ये जो लिपिड की बाइलेयर है जिसमें से हाइड्रोफोबिक, देखो डोंट कंफ्यूज बिटवीन हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, मैंने पिछले क्लास में सब कुछ अच्छे से बताया है जब मैंने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया है तब। तो हाइड्रोफोबिक, ये भी हाइड्रोफोबिक है, और कोई दूसरा ऐसा मॉलिक्यूल आता है जो कि हाइड्रोफोबिक है तो वो इजीली यहां से क्या कर जाएगा? मूव कर जाएगा। लेकिन हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल यहां से मूव नहीं कर पाएगा क्योंकि ये जो टेल वाला रीजन है, फोबिक वाला रीजन है, वो उसको क्रॉस नहीं होने देगी। अगर मैं बोल रहा हूं वाटर मॉलिक्यूल को वहां से क्रॉस नहीं होने देगी, इसलिए हमने बोले थे प्रोटीन के वहां पर चैनल्स प्रेजेंट है, टनल प्रोटीन और भी बहुत सारे चैनल्स जिसके थ्रू वाटर क्या करता है? मूव करता है। तो ये बताता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्टली डिफ्यूज कर जाते हैं। अब हम सिर्फ वाटर की बात कर रहे हैं कि भाई वाटर के अलावा भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जो कि लिपिड से ही बने होंगे, तो डायरेक्ट थ्रू द लिपिड बाइलेयर पार्ट ऑफ द मेम्ब्रेन द ओनली सब्सटेंस दैट कैन डू दिस आर लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल। मैं बोल रहा हूं कि कोई वाटर मॉलिक्यूल मैंने लिया, वो डायरेक्ट यहां से क्रॉस हो पाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है और ये हाइड्रोफोबिक रीजन है, तो वो नहीं जा पाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि नहीं ये लिपिड सॉल्युबल ही है, मतलब ये लिपिड में डिसॉल्व होकर के इधर से इधर मूव कर जाएगा, तो वो यही बताने की कोशिश करता है कि ओनली सिर्फ वही सब्सटेंस मूव करते हैं जो कि लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड और बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर हो गया, छोटे छोटे मॉलिक्यूल की बात हो रही है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या कर जाते हैं? मूव कर जाते हैं। फॉर दिस मॉलिक्यूल्स द मेम्ब्रेन इज नो बैरियर एट ऑल। जो लिपिड सॉल्युबल के लिए अगर कोई सॉल्यूशन है जो कि लिपिड सॉल्युबल है, वो उसके लिए ये कोई बैरियर शो नहीं करती, सीधा डिफ्यूज होकर के इधर से इधर क्या हो जाते हैं? मूवमेंट शो करते है। क्लियर है? देन सिंस लिपिड डिफ्यूजन इज अ पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, नो एनर्जीज इन्वॉल्व्ड। भैया लिपिड मॉलिक्यूल यहां से यहां ऐसे ही चले जाएगा, कोई इसको एनर्जी खर्च करनी ही नहीं पड़ेगी, इसलिए बोलते हैं कोई एनर्जी नहीं, इसलिए तो अपन इसको क्या बोल रहे हैं? पैसिव बोल रहे हैं। substance can only move down their concentration gradient, down their concentration gradient मतलब वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या कर रहा है? सब्सटेंस मूव कर रहा है। क्या कर रहा है भैया? मूव कर रहा है। क्लियर है यहां तक के? यस, अभी तक के भाई आप लोग ना लाइक कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो और ना ही कोई कमेंट कर रहे हो। देखो आगे क्या बोलता है? डिफ्यूजन ऑकर थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द सेल। अच्छा, हम बोले डिफ्यूजन होगा, तो जो सेल के बीच में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनसे क्या होता है? डिफ्यूजन होते हैं, यानी कि मेम्ब्रेन के थ्रू।
दिस प्रोसेस डज नॉट यूटिलाइज एनर्जी, इस प्रोसेस में एनर्जी नहीं लगती। देखो जब हम बात कर रहे हैं पैसिव पैसिव पैसिव, इस वर्ड का ही मतलब है कि वहां एनर्जी खर्च नहीं होने वाली, कोई एनर्जी नहीं लगने वाली, ठीक है। देन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, देखो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है, ये भी एक टाइप का पैसिव डिफ्यूजन है। क्या है ये? पैसिव डिफ्यूजन। मैं ये नहीं बोल रहा एक्टिव, देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऐसी बात अपन करेंगे तो पैसिव में क्या होता है, वहां पर एनर्जी खर्च नहीं होती, एक्टिव में एनर्जी खर्च होती है। मैंने बोला ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, तो ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट का ही एक टाइप है, मतलब यहां एनर्जी खर्च नहीं होगी। बस वो चैनल्स जो होते हैं ना, जो चैनल्स, प्रोटीन एक चैनल बनाता है जिसके थ्रू वाटर मॉलिक्यूल या कोई आयंस ट्रांसपोर्ट होते हैं, उसको अपन कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इट इज अ स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। देखो यहां पर ही बोला है कैसा ट्रांसपोर्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है, कोई एनर्जी नहीं लगने वाली। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन बाय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। याद करो वो लिपिड की ऐसी बायलेयर थी, बीच बीच में ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल थे, इंट्रिंसिक प्रोटीन जो कि पूरे आर पार धसे हुए थे, जो कि एक चैनल का काम कर रहे थे। टनल प्रोटीन बोला था पिछले क्लास में हमने, उसी को अपन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल रहे हैं। सो द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन टेंड्स टू बी स्पेसिफिक फॉर द वन मॉलिक्यूल। तो वो जो प्रोटीन है ना, उससे कोई भी एक मॉलिक्यूल जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि वहां से सोडियम जाता है तो सोडियम ही जाएगा, वहां से पोटेशियम कैल्शियम आयन दूसरे आयन्स नहीं जाएंगे। अगर वो वाटर चैनल है तो सिर्फ वाटर ही जाएगा वहां से। ओके, तो इस तरीके के इसका क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं, किसी मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं। देन बोलता है कि सो substance can only cross a membrane if it contain the appropriate protein। तो सिर्फ वही सब्सटेंस जा पाएगा भैया जिसके लिए वो बना हुआ है। सोडियम के लिए है तो सोडियम, पोटेशियम के लिए है पोटेशियम। एज द नेम सजेस्टेड दिस इज अ पैसिव डिफ्यूजन प्रोसेस, सो नो एनर्जी इज इन्वॉल्व। तो बोल रहा है कि जो नाम से ही हमको समझ में आ जाना चाहिए, पैसिव डिफ्यूजन बोला है तो कोई एनर्जी नहीं लगने वाली है। Substance can only move down their concentration gradient, और ऑब्वियसली यहां पर concentration gradient के साथ ही काम होगा। concentration gradient के साथ होना मतलब from higher concentration to lower concentration। जब मैंने बोला against the concentration तो तब समझना lower concentration to higher concentration, ये होता है against the gradient। Now there are two kind of the transport protein। अब दो टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, एक होता है चैनल प्रोटीन और एक होता है कैरियर प्रोटीन। देखो यहां ध्यान दो आप, चैनल प्रोटीन क्या होता है, कैरियर प्रोटीन क्या होता है। यहां पर सिंपल ये बात होती है हमारी भैया कि कैसे मूवमेंट हो रहा है। तो मैं बोल रहा हूं ये चैनल प्रोटीन, ये देखो ये क्या है, प्रोटीन बना है, ये क्या बना है, ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन के बीच में एक हॉलो स्पेस है जिसके वजह से कोई भी चीज मूव कर सकती है। अगर मैं बोल रहा हूं यहां ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल है, यहां ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल यहां पर कम है, तो ये ऑटोमेटिकली इसके थ्रू क्या आ जाएगा, इधर से इधर आ जाएगा वाटर। तो वाटर ट्रांसपोर्ट हुआ बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन कोई एनर्जी लगी क्या, नहीं लगी। लेकिन किसके थ्रू हुआ भैया, ये जो प्रोटीन है इसके बीच में जो चैनल प्रेजेंट है इसके वजह से, इसीलिए अपन इसको क्या कहते हैं, चैनल प्रोटीन्स। अच्छा दूसरा वाला क्या था, दूसरा वाला हमने क्या बताया है, ये बताया कैरियर प्रोटीन। देखो कैरियर प्रोटीन क्या है, सिंपल कुछ इस तरीके से प्रोटीन होते हैं, कुछ इस तरीके से। मैं बोल रहा हूं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये प्रोटीन है, तो ये क्या है भैया, ये कैरियर प्रोटीन है। तो ऊपर कोई मॉलिक्यूल होगा उसको ऐसा पकड़ेगा और ये फ्लिप कर जाएगा, ये फ्लिप कर जाएगा और अंदर मॉलिक्यूल छोड़ देगा, ठीक है, फिर फ्लिप हो जाएगा। मतलब जहां पर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जैसे कि बाहर कॉन्सेंट्रेशन वाटर का ज्यादा है और अंदर कम है, तो बाहर से अंदर मॉलिक्यूल आएगा। तो सिंपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये है, वहां पर ये क्या हमारा कैरियर प्रोटीन प्रेजेंट है। वाटर मॉलिक्यूल को ऐसे पकड़ेगा और ऐसे फ्लिप हो जाएगा और अंदर छोड़ देगा, फिर जाएगा, फिर पकड़ेगा, फिर छोड़ देगा। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक कि ये ग्रेडियंट क्या ना हो जाए, इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ना आ जाए। तो इसी तरीके से ये मॉलिक्यूल्स को पकड़ता है, फ्लिप होके अंदर आ जाता है, मॉलिक्यूल छोड़ देता है, फिर जाता है, फिर इस तरीके से ही कंटिन्यूअसली करते रहता है। तो एक चैनल प्रोटीन में चैनल के थ्रू जा रहा था, और कैरियर प्रोटीन में ये कैरियर उसको क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। दैट्स व्हाई वी कॉल कैरियर प्रोटीन, और अंदर की तरफ क्या कर रहा है, छोड़ दे रहा है। तो चैनल प्रोटीन, देखो चैनल प्रोटीन में हमको क्या बताता है कि channel protein form of water filled pores or channel in the membrane. This allow charged substance to diffuse across the membrane। कोई भी चार्ज सब्सटेंस की बात की है इसने, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये क्या है भैया, आयंस है ना।
सो मोस्ट चैनल कैन बी गेटेड, बोल रहा है कि ज्यादातर क्या होते हैं, गेटेड होते हैं, या फिर ओपन और क्लोज्ड, अलाउइंग द सेल टू कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ आयन। तो ये जो चैनल्स होते हैं ना, इनमें गेटेड नॉन गेटेड चैनल्स भी होते हैं, ठीक है। तो जिसमें गेट मतलब जिसमें गेट प्रेजेंट होगा तो वो गेट अब ओपन और क्लोज होता है, ओपन और क्लोज होता है, तो कब ओपन होगा कब क्लोज होगा उसके लिए भी एक अलग फैक्टर्स है। देन कैरियर प्रोटीन हैव अ बाइंडिंग साइट। अब कैरियर प्रोटीन के पास एक बाइंडिंग साइट होती है जहां से वो सॉल्यूट पार्टिकल या मॉलिक्यूल क्या होता है, बाइंड होता है, ठीक है। तो कैरियर प्रोटीन के पास क्या है, बाइंडिंग साइट है फॉर अ स्पेसिफिक सॉल्यूट, कोई स्पेसिफिक सॉल्यूट के लिए, और कॉन्स्टेंटली फ्लिप बिटवीन टू स्टेट, दो स्टेट के बीच में कॉन्स्टेंटली क्या होता है, ये फ्लिप होते रहता है, सो दैट द साइट इज अल्टरनेटिवली ओपन टू अपोजिट साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, द सब्सटेंस विल बाइंड टू द साइड where it has high concentration and release when it is at low concentration। तो ये जो हमने बोला ना बाइंडिंग साइट, ये बाइंडिंग साइट में बाइंड कहां से होगा, जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन में लेवल, जहां हायर कॉन्सेंट्रेशन होगा सॉल्यूट का वहां से ये बाइंड होगा, रिलीज कहां करेगा, जहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। इस तरीके से भैया जो हमारा ट्रांसपोर्ट था कौन सा, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन था। हमने बताया कि ये प्रोटीन के मदद से होता है भैया, दो प्रोटीन है, एक कैरियर प्रोटीन है और दूसरा क्या है, चैनल प्रोटीन। तो इस तरीके से ये होता है। देन ये आ जाते हैं फिर अपन नेक्स्ट, जो कि आ गया एक्टिव ट्रांसपोर्ट। देखो अभी तक के जो हम पढ़ रहे थे वो कैसा ट्रांसपोर्ट था, पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब आ गए हम एक्टिव में। तो एक्टिव की जब बात कर रहे हैं तो क्या, यस एटीपी, बोले तो एनर्जी जरूरी है, एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी यहां पर एक्टिव ट्रांसपोर्ट कराने के लिए। द मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड द आयन, देखो यहां पर अब ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, रीजन फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन। यहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन से आपको हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ क्या करना है, चीजों को मूव कराना है, उसके लिए ताकत लगती है। जैसे कि मेरे को कोई पहाड़ चढ़ना है, मैं ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर चढ़ते जा रहा हूं, काफी ताकत लगेगी, लेकिन मेरे को अगर कहीं से ऊपर से नीचे आना है तो ताकत नहीं लगती है। वैसे ही यहां पर है कि जब अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है भैया एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। तो इसके पहले जो भी हो रहा था विद कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा था, कोई एनर्जी नहीं लग रही थी, लेकिन अब अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होने की वजह से यहां पर एनर्जी लगती है और ये कहलाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा, तो ये जो एनर्जी की जरूरत पड़ती है कौन प्रोवाइड करता है, माइटोचॉन्ड्रिया, बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। देन इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस डू नॉट मूव बाय देमसेल्व्स बट कैरिड बाय सम एजेंट। तो जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो वो सब्सटेंस खुद से मूव नहीं करते, कोई एजेंट के द्वारा उसको मूव कराया जाता है। द कैरिंग एजेंट, जो एजेंट उसको कैरी करता है, आर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड प्रोटीन पंप और कैरियर प्रोटीन। तो उसको अपन प्रोटीन पंप या कैरियर प्रोटीन कहते हैं, जो कि अभी देख करके आए थे हम कैरियर प्रोटीन, ठीक है, जो खुद कैरी करता था। और यहां पर कोई प्रोटीन पंप प्रेजेंट होगा तो इसमें अपन एक एग्जांपल में देखेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। क्या देखेंगे भैया, सोडियम पोटेशियम पंप देखेंगे, लेकिन अभी पहले यही देख लेते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। और क्या बताया है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज द पंपिंग ऑफ सब्सटेंस अक्रॉस अ मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या करता है भैया, ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन पंप के थ्रू। द प्रोटीन बाइंड अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑन वन साइड। एक साइड जो प्रोटीन है वो जिसको ट्रांसपोर्ट करना है उस मॉलिक्यूल्स के साथ क्या होगा, बाइंड होगा। तो वही बोल रहा है कि प्रोटीन क्या होगा, बाइंड होगा भैया मॉलिक्यूल्स के साथ या सब्सटेंस के साथ। किस साइड पे, ट्रांसपोर्टेड ऑन वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन, चेंज शेप, और उससे क्या हो जाता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, एंड रिलीज इट ऑन द अदर साइड, और वो दूसरे साइड में क्या कर देता है, उसको रिलीज कर देता है। सो प्रोटीन्स आर हाईली स्पेसिफिक, ये प्रोटीन्स फिर हाईली स्पेसिफिक होंगे। देखो ऐसा नहीं कि ये एक ही प्रोटीन सभी मॉलिक्यूल्स को इधर से उधर करने का काम करेगा, ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहां पर ये प्रोटीन मॉलिक्यूल स्पेसिफिक होते हैं कि हाँ मैं सिर्फ इसी को लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ इसी को लेकर के जाऊंगा। तो वो बोलता है कि हाईली स्पेसिफिक, सो देयर इज डिफरेंट प्रोटीन पंप फॉर ईच मॉलिक्यूल। हर एक मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग पंप प्रेजेंट होते हैं टू बी ट्रांसपोर्ट करने के लिए। प्रोटीन पंप्स आर ऑल्सो एटीपीएज एंजाइम। देखो वहां पर एटीपीएज एंजाइम होता है जिससे एटीपी यूज होती है, सिंस दे कैटेलाइज द स्प्लिटिंग ऑफ एटीपी। एटीपी को देखो, एटीपी को क्या किया जाता है भैया, ब्रेक डाउन किया जाता है। यहां पर देखो सिंपल ये समझो, ये मॉलिक्यूल है, इसने यहां से इसको एक्टिवली उठाया, यहां पर ये एटीपी से एडीपी कन्वर्ट हुआ, यानी एनर्जी खर्च हुई, और ये क्या हो जाएगा, फ्लिप हो जाएगा, और उसको वो अंदर की तरफ मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, छोड़ देगा। तो ये मॉलिक्यूल जो बाहर था वो अंदर की तरफ आ गया, मतलब क्या हुआ,
ट्रांसपोर्ट हुआ, तो वही बताते हैं कि प्रोटीन पंप आर आल्सो एटीपीएस एंजाइम, जो कि एटीपी को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। एडीपी बोले तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट और फॉस्फेट यानी कि आईपी हमारा फॉस्फेट में, और उसको यूज करता है एज एनर्जी रिलीज, चेंज शेप एंड पंप द मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल को पंप करता है। पंपिंग इज देयर फॉर एन एक्टिव प्रोसेस, ये एक्टिव प्रोसेस है बिकॉज ऑफ भाई एनर्जी खर्च हो रही है, एंड इट इज ओनली ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म दैट कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। सिर्फ यही एक ऐसा तरीका है जिससे अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट चीजों को क्या कराया जाता है, क्या कराया जाता है, ट्रांसपोर्ट कराया जाता है। तो हमको एक एग्जांपल दिया गया है सोडियम पोटेशियम पंप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं तुमको बताता हूं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट करते हैं, अगर आप और आगे नेट सेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो उसमें ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है, खास करके प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जब भी हम सेल बायो पढ़ते हैं तो। देन तो ये सोडियम पोटेशियम पंप क्या है, देखो सोडियम पोटेशियम पंप सिंपल, ये हमारी लिपिड की बायलेयर है, ये क्या है, लिपिड की बायलेयर है, वहां पर बीच में यही एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर, मतलब ये प्रोटीन प्रेजेंट है। ये प्रोटीन करता क्या है, ये प्रोटीन अंदर देखो, बाहर सोडियम ज्यादा है, बाहर सोडियम ज्यादा है, तो भी सेल के अंदर से सोडियम उठा उठा करके बाहर भेजता है। तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या करता है, अगर ये इस तरीके से अगर मैं इसे बनाऊं, देखो ऐसा तो कहीं अभी तक है नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं कि मैं अगर इसको इस तरीके से बनाऊं, तो ये यहां पर देखो मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर दो बाइंडिंग साइट दिया है मैंने, यहां पर एक बाइंडिंग साइट ये, एक बाइंडिंग साइट ये, अच्छा इसको साइड करते हैं, एक बाइंडिंग साइट ये, एक बाइंडिंग साइट ये, एक बाइंडिंग साइट ये, एक बाइंडिंग साइट ये, और ये क्या है, ये बीच भी ये लिपिड है, यहां पर पूरे लिपिड्स प्रेजेंट है, ये पूरे यहां पर लिपिड्स प्रेजेंट है। तो ये क्या है, हमारा सोडियम पोटेशियम पंप है। ये करता क्या है, ये अंदर से सोडियम को क्या कर देगा, यहां पर अपने साथ भाई अटैच कर लेगा, ये क्या कर लेगा, यहां से पोटेशियम को अपने साथ अटैच कर लेगा, और ये पलट जाएगा, और ये पलट जाएगा। जैसे ही फ्लिप होगा तो ये जो सेल के अंदर था सोडियम, वो कहां चला जाएगा, बाहर चला जाएगा सोडियम, और जो पोटेशियम था वो अंदर आ जाएगा। तो एट अ टाइम ये देखो 3 सोडियम है, 3 सोडियम बाहर जा रहे हैं, और पोटेशियम कितना आ रहा है भैया, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है। यहां पर देखो प्रॉपर हमको बताया गया है, 2 पोटेशियम अंदर आ रहा है और 3 सोडियम बाहर जा रहा है। तो इस तरीके से एक जो है बैलेंस करके रखा जाता है। क्या बैलेंस करके रखा जाता है भैया, एक ग्रेडियंट बनाया जाता है। देखो जैसे जैसे हम इस पे पढ़ेंगे ना, आपको समझ में आएगा। सोडियम पोटेशियम पंप इज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन सिस्टम प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऑब्वियसली कहां पर प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, किसके, ऑफ एनिमल सेल, एंड इज द मोस्ट अबंडेंट एंड इंपॉर्टेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन पंप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन में ये जो पंप प्रेजेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा सोडियम पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी में, ट्रांसमिशन में भी, मैसेज को, सिग्नल को भेजने में इधर से उधर। इट इज कॉम्प्लेक्स पंप, ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इट साइमल्टेनियसली पंप 3 सोडियम आयन आउट, 3 सोडियम को भैया बाहर भेजता है, ठीक है, और 2 पोटेशियम मॉलिक्यूल्स को या आयंस को अंदर की तरफ क्या करता है, धकेलता है अगेंस्ट द रिस्पेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। देखो जो भी वहां पर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है उसके अगेंस्ट ये वर्क करता है। सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑब्वियसली अगेंस्ट हो रहा है तो एटीपी लगेगा। बाय डूइंग दिस ऑल्सो जनरेट्स अ पोटेंशियल डिफरेंस, और यही करके तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, और दिस कॉल्ड द मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और इसी को अपन क्या कहते हैं, मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और मेम्ब्रेन पोटेंशियल आप जब पढ़ोगे, जब नर्व सेल के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, जब आप नर्व कंडक्शन के बारे में पढ़ोगे। नाउ एंड ऑल एनिमल सेल हैव इट, और सारे एनिमल्स के पास होता है। ये वेरी करता है फ्रॉम 20 to 30 मिलीवोल्ट, क्या भैया, मेम्ब्रेन पोटेंशियल लगभग 20 से 200 मिलीवोल्ट के बीच में होता है। देन ये बताता है, देखो ध्यान से, मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। मेम्ब्रेन पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, नेगेटिव होगा इनसाइड द सेल, ठीक है, और इन मोस्ट सेल द सोडियम पोटेशियम पंप रन कंटिन्यूअसली, ये कंटिन्यूअसली चलता है एंड यूजेस 30%, देखो 30% एनर्जी यूज करता है। जो सेल में जो भी एनर्जी है उसका 30% सोडियम पोटेशियम पंप में ही लग जाता है। अगर हम नर्व सेल की बात करें तो वहां पे 70% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव करने में चले जाता है। भैया समझ रहे हो तुम, एक नर्व सेल जो खुद एनर्जी बना रहा है, उसमें जो एनर्जी बन रही है उसकी
70% एनर्जी सिर्फ और सिर्फ इसी सोडियम और पोटेशियम को मेंटेन करने में चले जाता है। क्लियर है यहां पे? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एक वाटर पोटेंशियल, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होना बहुत जरूरी है। हम 5 चीजें अभी तक के पढ़ चुके हैं। अब आ जाते हैं हम 6। ये क्या है? एंडोसाइटोसिस। भैया ये सब फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। एंडोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? जब कोई साइटोप्लाज्म से पिंच इन्वेजिनेट होकर की चीजें अंदर आती है, उसको अपन क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। देखो, द प्रोसेस बाय विच फूड और फॉरेन सब्सटेंस, कोई फूड हो सकता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस होता है, उसको अंदर डाइजेस्ट कर लिया जाता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। जो कि इट टेक्स प्लेस बाय 2 प्रोसेस, एक होता है फेगोसाइटोसिस और एक होता है पिनोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस का देखो यहां पर क्या लिखा है? सेल ईटिंग, जो सेल ईट कर रहा है चीजों को, उसको अपन कहते हैं फेगोसाइटोसिस। और सेल ड्रिंकिंग यानी कि हमारा पिनोसाइटोसिस। तो फेगोसाइटोसिस में भैया सॉलिड मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाएगा? यहां पर एब्जॉर्ब किया जाएगा, ऑब्वियसली डाइजेस्ट किया जाएगा। और सेल ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग बात हुई तो यहां पर जो भी लिक्विड, कौन सा? लिक्विड जो भी मॉलिक्यूल होगी उसकी बात हो रही है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं अपन फेगोसाइटोसिस क्या है, पिनोसाइटोसिस क्या है। तो देखो फेगोसाइटोसिस हमको क्या बताया? फेगोसाइटोसिस देखो मैं सिंपल बोल रहा हूं, ये एक सेल है। ये क्या है? ये एक सेल है। अगर इस सेल को मैं WBC कंसीडर कर लेता हूं, क्या कंसीडर करता हूं? WBC। WBC बोले तो ल्यूकोसाइट। तुमको पता है ल्यूकोसाइट क्या करता है? फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी दिखाता है। ये वर्ड आपने सुना होगा बहुत बार। ये क्या करता है? कोई बैक्टीरिया है उसको इंगल्फ कर लेता है। इंगल्फ कर लेना यानी कि उसको अपने अंदर इंजेस्ट कर लेना। सिंपल मैं बोल रहा हूं कि भैया ये बैक्टीरिया है, ओके, ये बैक्टीरिया है और ये क्या है? WBC है। ये इसको इस तरीके से क्या कर लेगा? ये भी ऐसा अपने पास जाएगा और ये इसको अंदर क्या कर लेगा? इंगल्फ कर लेगा, निगल लेगा। ओके, तो उसी को अपन क्या कहते हैं? उसी को तो अपन फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ये आया और इसने इसको क्या कर लिया? निगल लिया। वो बात का प्रोसीजर है, वो बाद में जाकर के लाइसोसोम के साथ मिलकर के लाइसोसोम में जो एंजाइम होते हैं फिर उसको डाइजेस्ट करने लगेंगे, ब्रेक डाउन करने लगेंगे, वो कहानी अलग है। ओके, द इंगल्फिंग ऑफ लार्ज सॉलिड मॉलिक्यूल थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को अपन क्या कहते हैं? फेगोसाइटोसिस। क्लियर है यहां पे? देन क्या बोलता है? चलो एग्जांपल बताया गया कि ल्यूकोसाइट, जो मैंने आपको बताया WBC के बारे में, ल्यूकोसाइट ऑफ ब्लड इंगल्फ फॉरेन सब्सटेंसेस सच एज बैक्टीरिया। जो हमारा WBC है वो क्या है? बैक्टीरिया से फाइट ही तो करता है, उनको इंगल्फ करता है बाय फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी, दस प्रिवेंट द इंफेक्शन ड्यूरिंग फेगोसाइटोसिस, और इससे हमारे को इंफेक्शन होने से बच जाता है। मैकेनिकली द सॉलिड पार्टिकल्स टचेस टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जैसे ही कोई सॉलिड पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को टच करता है, सो विच गेट इन्वेजिनेट, इन्वेजिनेट यानी कि अंदर की तरफ धसा चला हुआ आता है, पासेस इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल, और अंदर वैक्यूल का फॉर्म बन जाता है, दैट इज फेगोसोम्स। उसको क्या कहते हैं अपन? फेगोसोम। जैसे कि ये बैक्टीरिया है, ये आ गया, इसके बाहर ऐसी मेम्ब्रेन लग गई, अभी इसको क्या कहेंगे अपन? फेगोसोम। क्या कहेंगे? फेगोसोम, जो कि बाद में क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट कर जाएगा बाय द लाइटिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। ठीक है, लाइटिक यानी कि जो ब्रेकडाउन की एक्टिविटी होती है उससे उसको क्या कर दिया जाएगा? ब्रेकडाउन कर दिया जाएगा। ये हो गया हमारा फेगोसाइटोसिस। अच्छा, पिनोसाइटोसिस क्या होता है? पिनोसाइटोसिस कुछ नहीं है। अगर मेरे को कोई मॉलिक्यूल, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है, ये कि हमारी सेल मेम्ब्रेन, बाहर कोई मॉलिक्यूल उसको अंदर लेकर के आना है, तो वो यहां पर आएगा और उसके अंदर फिर वैसे ही वेसिकल्स बन जाएगा, लिक्विड मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, और अंदर की तरफ उसको भी इन्वेजिनेट कर लिया जाएगा। द लिक्विड सब्सटेंस पासेस इनटू द सेल, जो सेल के पास हो रहा है साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ वैक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसी को अपन क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। ये कब डिस्कवर हुआ था, कब बताया था भैया? लेविस ने। कब? 1931 में। बाय दिस प्रोसेस दोज लिक्विड मॉलिक्यूल आर टेकन within the cytoplasm which cannot diffuse through the plasma membrane। देखो हमने क्या बात की? मैं बोल रहा हूं कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब कोई मॉलिक्यूल है जिसकी अंदर जरूरत है, अब वो डायरेक्ट डिफ्यूज होकर के यहां से नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ये लिपिड की बायलेयर है जो कि उसको आने नहीं देगी। ठीक है, हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल को, ये हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से उसको अंदर आने नहीं देगा, और उसके लिए कोई प्रोटीन चैनल भी प्रेजेंट नहीं है जिसके वजह से वो अंदर नहीं आ सकती। तो वो यहां पर मेम्ब्रेन में आएगी, मेम्ब्रेन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, फिर ये अंदर जाएगा, और फिर बाद में ये मेम्ब्रेन होकर के ऐसा ये वेसिकल्स के फॉर्म में अंदर लिक्विड क्या हो जाएगा भैया? स्टोर हो जाएगा, मतलब ट्रांसपोर्ट हो गया सेल के अंदर। तो वही बता रहा है हमको कि थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या बोलता है कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स
आर टेकन विद इन द साइटोप्लाज्म, जो कि डिफ्यूज नहीं हो सकता, उसको अपन अंदर ले लेते हैं। ड्यूरिंग पिनोसाइटोसिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इनवेजिनेटेड, इसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट होती है फ्रॉम सैक लाइक स्ट्रक्चर, द फ्लूइड फूड इज ड्रॉन इनटू द सैक। ये देखो, ये सैक में ये फ्लूइड है, ठीक है। देन द सैक इज पिंच्ड ऑफ, और उसको पिंच्ड ऑफ कर लिया जाता है, वहां से अंदर की तरफ लिया जाता है फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फॉर्मिंग अ वेसिकल, और ये एक वेसिकल का फॉर्म ले लिया है उसने, जिसको अपन पिनोसोम या पिनोसाइटिक वेसिकल्स कहते हैं। द पिनोसोम्स लेटर फ्यूजेस विद द लाइसोसोम, ये बाद में लाइसोसोम के साथ क्या हो जाएगी, फ्यूज हो जाएगी, और लाइसोसोम में बहुत सारे खतरनाक एंजाइम होते हैं, ठीक है, लाइटिक एंजाइम होते हैं। द डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और जो डाइजेस्टेड है वो उसको क्या कर दिया जाएगा भैया, फेंक दिया जाएगा, मतलब अनडाइजेस्टेड फूड को। इट प्रोवाइड्स द सेल विद द एडिशनल लिक्विड सब्सटेंस फ्रॉम द मीडिया, तो ये एक पैसेज प्रोवाइड कर रहा है जिससे लिक्विड मॉलिक्यूल्स अंदर आ सकते हैं, सेल के अंदर आ सकते हैं, जो कि लिपिड बाइलेयर के डायरेक्ट डिफ्यूज होकर के नहीं आ सकते थे, या उनके लिए कोई चैनल प्रेजेंट नहीं होता था उसके लिए। अब आ जाते हैं अपन एंडोसाइटोसिस के बाद एक्सोसाइटोसिस, यानी कि सेल एक्सक्रीशन। भैया जिस तरीके से अंदर लाया गया वैसे ही अंदर की चीज बाहर भी ले जाई जा सकती है, तो वही रिवर्स जो एंडोसाइटोसिस हुआ ना, उसी को अपन क्या कर देंगे, उल्टा, तो क्या हो जाएगा, एक्सोसाइटोसिस। इसलिए अपन इसको रिवर्स एंडोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेटिंग यानी कि बाहर फेंकना, और सिक्रेटिंग प्रोडक्ट फ्रॉम द सिक्रेटरी सेल। अब देखो क्या है कि हम बोलते हैं कि हमारे बॉडी में हॉर्मोन्स बन रहे हैं, है कि नहीं, तो वो जो ग्लैंडुलर सेल्स होते हैं, वो सेल्स अपने बॉडी मतलब सेल्स के अंदर ऐसे वेसिकल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं, लेकिन ये जो हार्मोन इसको बाहर फेंकना है, तो उसके लिए इसको इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होना पड़ेगा, और इसके अंदर जो भी सिक्रेशन है वो बाहर क्या करना पड़ेगा, उसको रिलीज करना पड़ेगा। तो इसी को तो अपन एक्सोसाइटोसिस कह रहे हैं, द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेटिंग ऑफ द सिक्रेटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द सिक्रेटरी सेल टू द आउटसाइड ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म, उसी को क्या बोल रहे हैं, एक्सोसाइटोसिस। Then the process is reverse of endocytosis, hence also known as reverse endocytosis। तो एंडोसाइटोसिस का ये क्या है, रिवर्स है, इसीलिए अपन इसको रिवर्स एंडोसाइटोसिस भी कह सकते हैं। नाउ ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस के दौरान जो मटेरियल है विच इज टू बी रिमूव आउट passes into the invagination of the plasma membrane, वैसे ही जैसे अंदर आया था वैसे ही क्या होता है, उसको बाहर की तरफ रिलीज कर दिया जाता है। इन्वेजिनेशन देन डिटैच्ड फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और जो इन्वेजिनेशन है वो उसके साथ डिटैच्ड हो जाएगा और वहां से निकल जाएगा। द एक्सोसाइटोसिस इज इसेंशियल फॉर द रिलीज ऑफ अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो मटेरियल अनडाइजेस्टेड है, जो कोई काम का नहीं है, जो वेस्ट मटेरियल, उसको फेंकने के लिए इस तरीके की प्रोसेस का यूज किया जाता है। ये ऐसे बाहर जा रहा है, उसके साथ मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर के बाहर जो भी मटेरियल है उसको क्या कर दिया जा रहा है, रिलीज कर दिया जा रहा है फ्रॉम द सेल। डज इट ऑल्सो नोन एज इजेक्शन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन, इजेक्शन। बाय एक्सोसाइटोसिस द हार्मोन्स एंड अदर सब्सटेंसेज मे बी सीक्रेटेड, दस बिसाइड एक्सक्रीशन इन ऑल हेल्प टू द सीक्रेशन। क्लियर है यहां तक के सभी को भैया? देन सो एक्सोसाइटोसिस भी हो गया। एंडोसाइटोसिस के बाद अब चलते हैं अपन मैकेनिकल सपोर्ट। ऐसा कौन सा मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है? सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी वजह से उस सेल का शेप मेंटेन हो पाता है। सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन गिव्स अ डेफिनाइट शेप टू द सेल, जिसकी वजह से उस सेल का प्रॉपर शेप बन पाता है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल कंटेंट एंड कीप द सेल कंटेंट इन प्लेस। यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होने की वजह से ही जो अंदर सेल में जो भी चीज प्रेजेंट है उसको वो प्रोटेक्ट कर रहा है, और अंदर जो भी प्रेजेंट है तो न्यूक्लियस को एक जगह रखने में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो अंदर अलग अलग ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उनको एक ही जगह प्लेस पे रखने के लिए भी ये क्या करा रहा है, हेल्प करा रहा है। नाउ बायोजिनेसिस ऑफ द सेल ऑर्गेनल। बायोजिनेसिस ऑफ द सेल ऑर्गेनल मतलब जो हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स बने हुए हैं, तो क्या बताता है कि सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये कहां से डेवलप हुए भैया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही डेवलप्ड हुए हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन देखो कितना सारा है, बहुत ज्यादा फंक्शन है। देन एब्जॉर्प्शन
भैया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एब्जॉर्प्शन भी होता है, जैसे कि जो माइक्रोविलाई, जो हमारे इंटेस्टाइन होते हैं ना, इंटेस्टाइन में जो सेल प्रेजेंट है ना, देखो वो कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, ये ऐसे, ये जो इस तरीके के स्ट्रक्चर जो दिखाई देते हैं ये माइक्रोविलाई कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके वजह से क्या बढ़ जा रहा है, इनका सरफेस एरिया, और जितना ज्यादा सरफेस एरिया बढ़ेगा उतना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सो द माइक्रोविलाई ऑफ इंटेस्टाइनल सेल इंक्रीजेस द सरफेस एरिया, हेंस द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इंक्रीज ऑब्वियसली भैया। देन सेल रिकॉग्निशन, सेल रिकॉग्निशन मतलब सेल क्या करता है, सेल में यही ये जो मेम्ब्रेन में डिफरेंट डिफरेंट चीजें प्रेजेंट होती है जिसकी वजह से वो रिकॉग्नाइज करता है, पता करता है। ल्यूकोसाइट रिकॉग्नाइज फॉरेन सेल्स, जैसे कि भैया बैक्टीरिया एंड इंगल्फ देम बाय फेगोसाइटोसिस, ये जो सारी चीजें रिकॉग्निशन का, द साइट फॉर द सेल रिकॉग्निशंस आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो रिकॉग्नाइज करता है, जो भी रिसेप्टर्स बोलो या जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है रिकॉग्नाइज करने के लिए, वो कहां प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। द अमाइनो शुगर सियालिक एसिड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमाइनो शुगर सियालिक एसिड इन्वॉल्व इन द सेल रिकॉग्निशन। हु इज इन्वॉल्व इन द सेल रिकॉग्निशन? अमाइनो शुगर सियालिक एसिड। देन अब आ जाते हैं अपन भैया नेक्स्ट, जो कि है कीमो रिसेप्टर। कीमो रिसेप्टर यानी कि जो केमिकल्स को क्या कर रहा है भाई, रिसीव कर रहा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल टू केमिकल स्टिमुलस, जो भी केमिकल स्टिमुलस आता है उसको भी यही डिटेक्ट करता है। देयरफॉर सेल इज अट्रैक्टेड towards the different chemical substance like amino acid, sugar, lactic acid। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ये सारे डिटेक्टर्स प्रेजेंट है, कोई सॉलिड मॉलिक्यूल्स है, कोई केमिकल इन नेचर है, तो ये सबको देख करके किसको अट्रैक्ट करना है, किसको इंगल्फ करना है, बाद में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, ये सब डिसाइड होता है सेल मेम्ब्रेन से, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में ही बहुत सारी ऐसी चीजें प्रेजेंट है। नाउ हार्मोन रिसेप्टर, हार्मोन रिसेप्टर भैया जो कहां प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियसली फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, वहां पर मॉलिक्यूल्स आकर के बाइंड होगा हार्मोन्स का। सो हार्मोनल रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन विच आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन आया है उसी से तो रिकॉग्नाइज होगा। ऑल्सो इनिशिएट द चेंज इन द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और उसी से ही सेल के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस आते हैं। नाउ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन बोल दो। अगर आपने 12th में 11th 10th अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको पता है, जब हम भैया हमारा क्या ये जो चलता है ग्लाइकोलिसिस के बाद क्रेब्स साइकिल और ईटीसी जो रिएक्शन चलती है, वहां पर पूरे इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से मूव होते हैं वहां पर और एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो सब इनर मेम्ब्रेन में होता है। सो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया कंटेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, देयरफॉर इट हेल्प इन द सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसके वजह से वहां पर वो एनर्जी का प्रोडक्शन कर पाते हैं। एंटीजन स्पेसिफिसिटी, अब क्या है कि हर एक सेल में अलग अलग एंटीजन प्रेजेंट होता है। एंटीजन स्पेसिफाइज ऑफ द सेल आर लोकेटेड ऑन द surface of the plasma membrane. The antigenic determinants are the glycoproteins of plasma membrane। तो ये एंटीजन को कौन डिटरमाइन करता है भैया, जो ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। नाउ ट्रांसमिशन, जब हम बात किए थे तभी देखो वो जो हमारा बना था वहां पे ग्रेडियंट बना था सोडियम पोटेशियम पंप के वजह से, जो कि सोडियम बाहर जितना ज्यादा होगा नेगेटिव हमने वहां पर पोटेंशियल बताया था, ट्रांसमिशन में हेल्प कर रहा था, बताया था मैंने। ओके, तो ट्रांसमिशन यानी कि मैसेज को भेजना। सो द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स टेक्स प्लेस थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये भी किसके थ्रू होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। तो टोटल 16 जो 16 फंक्शंस हमने बोले थे ना, वो हम अभी कंप्लीट कर चुके हैं भैया। कौन कौन से हैं वो सारे के सारे फंक्शंस एक बार में देख लेते हैं अपन। यस, तो ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है, बस आपको ध्यान देकर के समझना है। पहला हमने परमिएबिलिटी के बारे में देखा, वहां पर हमने सेमी परमिएबल, इम्परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल जैसी बात की। देन ऑस्मोसिस देखा, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। देन पैसिव ट्रांसपोर्ट देखा, जहां पर कोई एनर्जी नहीं लग रही है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी पैसिव ट्रांसपोर्ट जैसा है, लेकिन यहाँ पर वो प्रोटीन्स प्रेजेंट है, चैनल प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन, जिसके थ्रू हो रहा है। देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट देखा हमने, जहां पर एनर्जी खर्च हो रही है, उस पे फिर हमने सोडियम पोटेशियम पंप देखा। देन एंडोसाइटोसिस, जो कि अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होना, इंगल्फ करना, एंडोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस, जो कि एंडोसाइटोसिस का एकदम क्या है, उल्टा है।
देन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भैया, जिसकी वजह से सेल का एक शेप मेंटेन होता है। बायोजिनेसिस ऑफ सेल ऑर्गेनल, मतलब इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और डिफरेंट ऑर्गेनल्स बने हुए हैं। देन एब्जॉर्प्शन, इसका काम एब्जॉर्प्शन में भी है। सेल रिकॉग्निशन, भाई जो भी बाहर की चीज उसको रिकॉग्नाइज करने में, ये जो दिख रहा है ना बीच बीच में आपको कलर्स, ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, कहीं प्रोटीन्स प्रेजेंट है, डिफरेंट चीजें प्रेजेंट है। देन द कीमो रिसेप्टर्स, जब केमिकल्स को डिटेक्ट करे। देन हार्मोन रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जिससे हार्मोन को डिटेक्ट किया जाता है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी कि वही जो इनर मेम्ब्रेन है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया की, वहां पर भैया चैनल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके थ्रू एनर्जी बनती है। एंटीजन स्पेसिफिसिटी, एंटीजन प्रेजेंट होता है। और ट्रांसमिशन, यानी कि इन्हीं से क्या होता है, मैसेज पास होता है। तो जितने भी फंक्शन थे, हमने ये टोटल 16 फंक्शन आज के क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और आप हमारे कॉमेट लर्निंग चैनल को डाउनलोड कर लीजिए। देन आप मुझे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं मेरे इंस्टा आईडी पर, अगर आपको कोई डाउट हो तो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी हम पूछ सकते हैं। सो आज के क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।